हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको ज्योग्राफी सीरीज़ कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिसमें अभी तक हमने 6 से लेकर 10th तक की ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन कवर कर चुके हैं और हम पढ़ रहे हैं अब 11th क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें अब हम पढ़ेंगे 1 to लेके तक चैप्टर, जिसमें अभी तक हमने 1 to लेके 6 तक ऑलरेडी चैप्टर कवर कर चुके हैं विद सॉल्यूशन। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वह प्लेलिस्ट में जाकर शिक्षा विद आशा में देख सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं 7th चैप्टर, जिसका नाम है भू आकृति की भूमि की कैसी कैसी आकृति होती है, उनका विकास मतलब उनका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के धरातल पर इनका निर्माण इनके वाले करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारकों जैसे प्रवाहित जल हुआ है, भूमिगत जल से, वायु से, हिमनद से, बर्फ के पिघलने से की तरंगे अपरदन करते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है और निक्षेपण प्रक्रिया अपकरण की प्रक्रिया का परिणाम होता है। जो निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आना होता है, क्योंकि जो अध्याय है भू आकृति और उनके विकास से संबंधित होता है। अध्याय सबसे पहले जानने की भू आकृति क्या है। क्या आप बता सकते हैं कि भू आकृति किसे कहते हैं? तो आइए पता लगाते हैं। इसे साधारण शब्दों में छोटे से मध्य आकार की भूखंड या भू आकृति कहलाती है। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्य आकार के स्थल खंड को भू आकृति कहते हैं, जैसे कोई पर भूमि है, इसके छोटे से पार्ट को हम स्थल मंडल को भू आकृति कह सकते हैं। तो ये भूदृश्य क्या है? अब ये बताइए कि भूदृश्य क्या होता है। बहुत सी संबंधित भू आकृति मिलकर भूदृश्य बनाती है, क्योंकि इसमें जो भूतल के विस्तृत भाग होते हैं, प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू आकृतियों, प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित बनाए जाते हैं। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है, जिसके कारण इनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। कभी कभी इसको बनने में इतना लंबा समय लगता है कि पूछो ही मत। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ, एक उसकी शुरुआत भू आकृति के बराबर बनने के बाद उनकी आकार, आकृति और प्रकृति में बदलाव आता है, जो कि भू आकृति प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण देखा हुआ प्रतीत होता है। जलवायु संबंधित बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से संबंधित ये प्रक्रिया स्वयं परिवर्तित होती हुई प्रतीत होती है, जिनमें भू आकृति रूपांतरित हो जाती है, मतलब बदल जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है। और इनके विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में भू आकृति का और दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के रूप में दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्था से है। मतलब एक भू आकृति दूसरी भू आकृति में परिवर्तित होना, यह इसका अर्थ है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक ऐसा एहसास और समय के साथ उसका परिवर्तन होना एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जाती है। अभी की अवस्था कैसी है, हमारी यंगेस्ट अवस्था कैसी है, बुढ़ापे वाली अवस्था कैसी है और वृद्धावस्था हमारी कैसी है, इसके बारे में इसमें हमें पता चलता है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है, तो आइए जानते हैं। भारत भूतल के लगातार बदलते ऐतिहासिक विकास को समझना अत्यंत आवश्यक होता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें असंतुलित किए बिना ही भविष्य में इसकी संभावना को कम किया जा सकता है, बिना इसका प्रभावशाली रूप में उपयोग किया जा सके। भू आकृतिक विज्ञान भूतल के इतिहास या पुण्य अध्ययन है, जिसमें इसके आकार, पदार्थ व प्रक्रियाएं, ठीक है, एक्टिविटीज़, जिसमें ये भूतल निर्मित होते हैं, भूमि का निर्मित होना, उसका अध्ययन किया जाता है। भूतल पर परिवर्तन उनके आकृतिक कारकों द्वारा यह किए अपवर्तन कहलाते हैं। निसंदेह निक्षेप प्रक्रिया भी बेसनो घाटी निचले स्थलीय रूप को भर कर धरातल स्वरूप में परिवर्तित कर देती है। अपवर्तन पश्चात हिमक्षेप होता है और हिमक्षेपित तल भी फिर से अपवर्तित होते हैं।
प्रवाहित जल, भूमिगत जल, हिमगत, पवने व तरंगे प्रबल अपरदनकारी व निक्षेपकारी होती है, जिसके साथ अपक्षय सी घटना होना वृहत क्षण में सहायक होकर भूतल को आकार देती है। इससे भूतल को आकार मिलता है और ये बदलते हैं। ये भू आकृति कारक लंबे समय तक कार्य करते हैं और क्रमबद्ध बदलाव लाती हैं, जिसके प्रमाण स्वरूप भू स्थलों का क्रिया अनुक्रमिक विकास होता है। प्रत्येक भू आकृति कारक एक विशेष प्रकार का स्थल रूप समुच्चय बनाता है। ये नहीं बल्कि प्रत्येक प्रक्रिया व कारक अपने द्वारा बनाए गए स्थलों पर अपनी एक अनोखी छाप छोड़ते हैं। आप जानते हैं कि अत्यधिक भू आकृति प्रक्रियाएं बहुत धीरे धीरे, जिन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, वह कार्य करती हैं। इसके प्रमाण स्वरूप इनके द्वारा यह मापा भी जा सकता है। और ये प्रमाण है कि कुछ प्रमाण नहीं बल्कि अपितु स्थल रूप की उनकी विशेषता होती है। इन स्थलों का अध्ययन ही हमें काफ़ी इनकी प्रक्रिया और कारकों के विषय में बताता है, जिन्होंने इन्हें निर्मित किया मतलब बनाया है। अधिकतर भू आकृति प्रक्रियाओं का बोध नहीं होता है। ऐसी कुछ प्रक्रियाएं बताती हैं कि जो देखी जा सकती है, तथा कुछ ऐसी प्रक्रिया जिसे हम देख ही नहीं सकते। ऐसी प्रक्रिया भू आकृति का निर्माण करती है। इसके पश्चात भू आकृति भूमि की जो आकृति है उसके कारण अपर्दन व निक्षेपण होना सक्षम है। ठीक है, अपर्दित और निक्षेपित दो प्रकार के स्थलों का निर्माण होता है। प्रत्येक कारक द्वारा की गई प्रकार के स्थलीय रूप विकसित होते हैं। ठीक है, मतलब भूखंड का बनना ये अपर्दित और निक्षेपित क्रिया द्वारा होता है, जो चट्टानों की संरचना, प्रकार, मोड़, जोड़, विभंग, कठोरता, कोमलता, प्रागम्य और अप्रागम्य भंश, दरार, जोड़ और आदि पर यह निर्भर करते हैं। कुछ अन्य स्वतंत्र नियंत्रण भी है, जैसे समुद्री तल का स्वाथित होना, भूतल का वितरणिक स्वरूप, जलवायु जो स्थलीय रूप के विकास को प्रभावित करती है। इन तीनों नियंत्रित कारकों में से भी किसी में व्यवधान आने के कारण भी स्थल रूपों का क्रमबद्ध एवं अनुक्रमिक विकास में बाधित कर सकता है। इस अध्याय में आगे प्रत्येक भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भौम जल, हिमनद, तरंगे, पवने आदि का संश्लेषित वितरण प्रस्तुत इसमें किया जाता है। ये भी प्रस्तुत है कि इन कारकों द्वारा भूतलीय अपरदन कैसे प्रभावित होता है, जिसके साथ ही कुछ अपर्दित व निक्षेपित स्थलरूपों का विकास, उनका डेवलपमेंट प्रस्तुत किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रवाहित जल। प्रवाहित जल क्या होता है? आर्द्र प्रदेशों में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृति कारक है। यहाँ पर जो पृथ्वी धरातल होता है, वहाँ पर उनका निम्नीकरण के उत्तरदायी में प्रवाह जल के दो तत्व होते हैं। कौन कौन से? एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह होता है। दूसरा रेखीय प्रवाह जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता रहता है। एक जल लगातार बहता रहता है। प्रवाही जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरिवर्तित जल स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बढ़ती हुई नदियों की आकर्मिक या अवस्था से संबंधित होता है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मध्य ढाल में परिवर्तित हो जाता है। इसके स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, नदियों की जो स्पीड होती है बहुत कम हो जाती है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताओं भी कम निक्षेपित भू आकृतियाँ बनाती है, लेकिन ये नदियों के मध्यम धीमे ढाल पर बड़े आकार की अपेक्षा बहुत कम देखने को प्रतीत होता है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, जितना ही कम होगा, उतना ही अधिक निक्षेपित होगा। तो बच्चों याद रखना है, जब भी प्रवाही जल का मंद बहुत स्लो होगा तो उसकी निक्षेपण उतना ही अधिक देखने को मिलेगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदियां तल समतल हो जाएं और अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है, इसके प्रमाण स्वरूप पहाड़ियाँ, घाटियाँ, समतल दोनों मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। और क्या ऊंचे स्थलों के उच्चवाचक का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है?
स्थलकीय प्रभाव ओवरलैंड फ्लो परत अपरदन के कारण परत प्रभाव धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर किया जाता है। प्रवाहित जल के घर्षण के कारण बहती हुई जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में भाग कर लाए गए तलछटों के कारण छोटी तंग शुद्ध सरिताएं बनती है और ये शुद्ध सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अव नालिकाओं में विकसित हो जाती हैं। धीरे धीरे ये नालिकाएं कालाएं में अत्यधिक गहरी, चौड़ी व लंबी व विस्तृत होकर एक दूसरे में समावित मतलब मिक्स होकर ठीक है घाटियों का जाल बनाती है। प्रारंभिक अवस्था में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताओं जैसे जलप्रताप व सनोपी जलप्रताप लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिताएं नदी तल में धीमी कटाव करते हैं। घाटियों में पार्श्वावर्तन अत्यधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती है। इसी प्रकार अपवाह वेसन के मध्य विभाजन तब तक निम्न होता तब तक कम होता है जब तक कि ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाए। अत्यधिक धीमी गति इसमें न देखने को मिले। उच्छ्वास के कारण यह जिसमें तंत्र यंत्र अवरोधित चट्टानें अवशेष दिखाई देती हैं, जिन्हें मोनाड नोक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान समप्राय मैदान या पेनीप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था के स्थल रूपी संबंधी विशेषता का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। युवा अवस्था मतलब यूथ। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। नदियाँ उथली वी आकार की घाटी बनाती है। किस प्रकार की बनाती है बट एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं। तो यूथ प्रकार की नदियाँ होती है किस प्रकार क्या करती बनाती है, तो वो वी प्रकार क्या करती बनाती है, जिसमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित होती हैं। यहाँ पे संकीर्ण मैदान में बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जब विभाजन अत्यधिक प्रसिद्ध चौड़े व समतल होते हैं तो इनमें दल दल व झीलें होती हैं। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प हो जाती है। ये विसर्प अत्यधिक ऊंचे धरातल में गंभीर पूर्ण हो जाते हैं। अर्थात विसर्प के तले में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बनते हैं, जहाँ अनावर्तित कठोर चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर जलप्रताप व शिप्रिकाएँ बनती हैं। पौढ़ावस्था में स्वर क्या है? इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा बहुत अधिक होती है। यहाँ पे जल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। सहायक नदियाँ भी इसमें आकर मिलती हैं। नदी घाटियाँ जो वी आकार की घाटियाँ होती हैं उसमें जाकर मिलती है, लेकिन गहराई होती है। मुख्य नदी के व्यापक विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रभावित होती है। युवावस्था में निम्रित समतल विस्तृत व अंतर नदियाँ दली क्षेत्र लुप्त हो जाता है और नदी विभाजक स्पष्ट होता है। जलप्रताप व शिल्पक्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। विद्ध अवस्था मतलब ओल्ड अवस्था। विद्ध अवस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई प्रतीत होती है, जैसे विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोरुक झील आदि बनाती है। विभाजक विस्तृत और समतल होती है, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अत्यधिक भूदृश्य समतल दर के बराबर या थोड़े ऊंचे देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार अपर्दित स्थल रूप क्या है? इसमें घाटियाँ का प्रारंभ तंग व छोटे छोटे क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत होती चली जाती है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट अब हमारा कि इस अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाओं धीरे धीरे गहराई की तरफ जाती है। यह चौड़ी लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती हैं। लंबाई चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये वी आकार की घाटी गार्ज कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज अब गहरी संकीर्ण घाटी होती हैं, जिसके दोनों पार्श्व तर्व ढाल के होते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले छोटे छोटे होते हैं। ये भी गार्ज की है और भरी भांति होती है। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा होता है। वास्तव में कैनियन गार्ज का एक ही दूसरा
रूप है। चट्टान के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण ने कैनियन का निर्माण प्राय अवसादित चट्टान के क्षैतिज स्तरण में पाए जाने के कारण होता है और गाढ़ चट्टानों के कारण यह बनता है। जल गर्तिका और अवनिर्मित कुंड, ठीक है, क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में नदी तल में अपरदित छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े जो गत्तों में फंसकर वृत्त आकार रूप ले लेते, एकदम सर्कल का आकार ले लेते, छोटे छोटे बढ़ते जाते हैं, वो सर्कल बन जाते हैं, जिन्हें जलगर्तिकाएं कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गत्तों के जाने पर कंकड़, पत्थर, गोलाशम इन गत्तों में इकट्ठे हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ ही घूमते रहते हैं और धीरे धीरे इन गत्तों का आकार बढ़ता ही चला जाता है। इसके कारण ये गत्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी हो जाती है। जल प्रताप तल में भी ये गहरी व बड़े जल गर्तिकाओं का निर्माण होता है जो जल की ऊंचाई गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होती है। जल प्रतापों के तल में ऐसा विशाल व गहरे कुंड अवनर्मित कुंड प्लंग पुल कहलाते हैं। ये कुंड भी घाटियों को गहरा करने में सहायक होते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति जल प्रताप भी बदलते स्वरूप जो धीरे धीरे पीछे हटते हैं और जल प्रताप का ऊपरी भाग तल और धीरे धीरे आधार पर तल के बराबर आ जाते हैं। अंत्यक्रांति को सर्पी गर्भीभूत सर्प त्रिविधालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्य तल पर अपरदन करती है और तीव्र नदी पर ये ढालें विसर्प बनाती हैं। इसी प्रकार अपरदन अत्यधिक नहीं है, लेकिन मन ढालों पर बहती नदियाँ अत्यधिक पार्श्व अपरदन कहलाती है। जो क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती हैं। ये नदियाँ विसर्प बनाती हैं। नदियाँ विसर्पों का बाढ़ मैदान डेल्टा मैदानों में पाए जाने एक सामान्य बात होता है, क्योंकि यहाँ नदियों का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधिक कर्तिक विसर्प या गंभीर भूत विसर्प कहा जाता है। नदी विकास की प्रारंभ अवस्था में प्रारंभिक मध्य ढाल पर विसर्प लुप्त विकसित होते हैं और ये लुप्त चट्टानों गहराई तक होते हैं, जो कि नदियाँ अपरदन या भूतल के धीमी व लगातार उत्थान के कारण यह बनते हुए प्रतीत होते हैं, गहराई व विस्तृत हो जाते हैं। कठोर चट्टाने भागों में गहरे गोज व कैनियन के रूप में पाए जाते हैं। उन प्राचीन धरातल के परिचय जिन पर नदियाँ विकसित होती हैं। बाढ़ व डेल्टा मैदान पर बने विसर्प अत्यधिक विसर्प में क्या अंतर होता है? नदी विदाएं रिवर ट्रेस नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदान या पुरानी नदी घाटियों के तल पर चिन्ह होती हैं। ये जलोढ़ रहित मूसलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल पर होता है। कहाँ पर होता है? जहाँ पे जलोढ़ मृदा नहीं होती, जो निक्षेप जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपरिदित स्थल रूप व क्योंकि ये नदियाँ निक्षेपित बाढ़ मैदान के लंबवत अपरदन से निर्मित होती है। विभिन्न ऊंचाई पर कई वेदिकाएं हो सकती है जो आरंभिक तल के जल स्थल को दर्शाती है। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों ओर समान ऊंचाई वाली होती है और इनके रूप से स्वरूप को युग्म पेयर्ड वेदिकाएं कहा जाता है। जब नदी के केवल एक तट में पार्श्व पर वेदिकाएं पाई जाती हैं तो इसके दूसरे किनारे पर इनकी ऊंचाई पहले पार्श्व से बिल्कुल अलग देखने को मिलती है। साथ में ऐसी वेदिकाएं जो कि अयुग्मित वेदिकाएं कहलाती, अनपेयर्ड। आयुगमित वेदिका उन क्षेत्रों के धीमी भूत्थान को घोषित करती है, उन क्षेत्रों के तट जल स्तर परिवर्तित की असंगति को दिखाती है। ये वेदिकाएं की उत्पत्ति के कारण है। पहला, जल प्रवाह का कम होना। दूसरा, जल प्रवाह परिवर्तन के कारण जलीय क्षेत्र में परिवर्तित आना। तीसरा, वर्तनीय कारणों से भू उत्थान। और चौथा, अगर नदियाँ तट के निकट आती है तो समुद्री तल में बदलाव देखने को मिलता है। निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ पंख जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़
पंख का निर्माण होता है। साधारणतः पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद भार को वहन करती है। मध्य ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में क्षेपित हो जाती है, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। जो नदियाँ जलोढ़ पंखों में बहती है वे प्राय अपने वास्तविक वह मार्ग बहुत ही दूर तक बहती हुई बल्कि अपने मार्ग में बदलती हुई नजर आती है। कई शाखाओं में ये बढ़ जाती है जिसे जलवर्तिकाएं कहलाती हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख देखने को मिलता है और इसके साथ ही प्राय निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। ये शुष्क व आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। शंकु के आकार के देखने को प्रतीत होते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा जलोढ़ पंखों की भांति होता है, लेकिन इसके विकसित होने का स्थान अलग अलग होता है। जो फिक्स होता है इनका सब कुछ अलग होता है। नदी अपने लाए गए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर ये भार समुद्र से दूर नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में यह एक साथ फैला देती है। जलोढ़ पंखों में वितरित डेल्टा निक्षेप व्यवस्था होती है और इनका जलोढ़ विस्तृत होता है। मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चिक्का मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जम जाते हैं। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता जाता है, इसके वितरिकाएं की लंबाई बढ़ती जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। इसके स्वरूप बाढ़ मैदान, प्राकृतिक तटबंध, विस्तृत रोधिकाएं। इस प्रकार अपवर्तन से घाटियां बनती है, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान में ये विकसित होती चली जाती है। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप होते हैं। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी के प्रकार बारीक पदार्थ भी जैसे रेत, चीका मिट्टी और गाद आदि अपक्षेकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं से मिलते जाते हैं और जब यह बाढ़ आने वाले तटे पर फैलते जाते हैं तो यह तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने असक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटे के ऊपर ऊंचाई होती है दो प्रकार के निक्षेपित से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेपित, सरिता निक्षेपित। मैदानी भागों में नदियां क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र हैं जो नदियों के कटे हुए और छोटे हुए भाग उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होता है। ऐसा जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनता है, अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि की होते हैं। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टा में बनते हैं उन्हें डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध, विसर्पित रोधिका आदि महत्वपूर्ण स्थल रूप होते हैं जो बाढ़ के मैदानों से संबंधित होते हैं। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पर पाए जाते हैं। ये तटबंध नदियों के पास से स्थूल पदार्थों के रैखिक, निम्न व समांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। बाढ़ के दौरान जब जल तटों पर फैलता है तो जल का वेग कम होता हुआ मिलता है। इसके कारण से बड़े आकार का मलबा नदी के पश्चात तट पर लंबे कटकों के रूप में जमा होता चला जाता है और प्राकृतिक तटबंध नदी के साथ ऊंचे हुए नदियों से दूर मंद ढाल वाले होते हैं। नदी चैनल के निकट तटबंधों में निक्षेप नदियों के दूर निक्षेपों की तुलना में अपेक्षाकृत मोटे पदार्थों के रूप में देखने को मिलता है। जब नदी का जल कम हो जाता है या क्षैतिज अवस्था में अपना मार्ग बदलता है तो ये क्रमबद्ध प्राकृतिक तटबंध बनाती है। नदी रोधिकाएं विसर्प रोधिकाओं के नाम से भी जानी जाती है। नदी रोधिकाओं पॉइंट बर्स या स्पर्प रोधिकाएं कहलाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये बड़ी बड़ी विसर्प के अवतल ढालों पर पाई जाती है और ये रोधिकाएं प्रवाही जल द्वारा लाई गई
तलछटों की नदी किनारों पर निषेध का कारण बनती है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिकाएं लगभग एक समान देखने को मिलती है। ये अवसाद मिश्रित आकार अगर रोधिकाओं की कटक एक से अधिक हो तो विसर्प अवरोधिकाओं के मंद तंग व लंबे गत में पाई जाती है। नदी में इनका क्रम प्रवाह की मात्रा तलछट की आपूर्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि नदी अवरोधिकाएं उसके अवतल तट पर बनती हैं। ये नदी के उत्तल तट पर अधिक अपर्दन होता है। प्राकृतिक तटबंध विसर्प रोधिकाओं की कैसे भिन्न है। नदी विसर्प विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदान में नदी शायद ही सीधे मार्गों में बहती है। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें हम विसर्प कहा जाता है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकृति का चैनल प्रारूप होता है, जहाँ पर नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित होता है। मैदान ढल पर बहते हुए जल में क्षैतिज का बढ़ना, ठीक है, अपाश्य कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव होना, इकट्ठा होना तथा इनकी नदियों पाशों का बढ़ना, प्रवाही जल का कॉरियोलिस बल में बढ़ना, ठीक उसी प्रकार जैसे कॉरियोलिस बल का वायु में प्रभावित होना। तो बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि कॉरियोलिस बल क्या होता है। मैंने 9th क्लास की बुक में आपको पढ़ाया था और 10th में भी कॉरियोलिस बल क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ज्योग्राफी विद सॉल्यूशन वो शिक्षा विदाशा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लिंक प्रोवाइड होंगे और सारी वीडियो भी। ठीक है, साथ में हम करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, उसकी वीडियो भी देख सकते हैं और इंग्लिश की भी वीडियो वहाँ पर बहुत अच्छे से आपको मिलेगी समझाते हुए। यदि किसी बच्चों को इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आपकी कोई भी क्वेरी हो। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।